अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से और खुश होंगे। सो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कुछ चेंजेस जो आईकेप अपनी नई एजुकेशन स्कीम दैट इज एजुकेशन स्कीम 2025 में लेकर आ रहा है कुछ सिलेबस में। स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा पीआरसी के हवाले से, जो कि हमारे पीआरसी के सब्जेक्ट्स हैं। और आप लोगों को मालूम होगा कि न्यू स्कीम में अब पीआरसी में सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हुआ करेंगे। और इन तीनों सब्जेक्ट्स में से मैं जो है वो आज जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा वो है क्वांटिटेटिव मेथड्स का सब्जेक्ट, क्यूएम का सब्जेक्ट, मैथ्स और स्टैट्स का सब्जेक्ट। और इसी तरह इंशाल्लाह कुछ और वीडियोस में बनाऊंगा इसी सीरीज़ की, जिसमें हम जो नई एजुकेशन स्कीम है उसको डिस्कस करेंगे। आप लोगों को मालूम है कि बहुत दिनों से एक बात चल रही है स्टूडेंट्स के दरमियान कि भाई स्कीम कब आ रही है, कब जो है वो स्कीम लॉन्च होगी और कब जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। सर कौन सी अटेम्प्ट से जो है वो इसके पेपर शुरू होंगे, सर सिलेबस में कोई चेंज तो नहीं होगा। अगर अभी हम 5 पीआरसी के पेपर्स पढ़ रहे हैं तो क्या हमें कोई एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर अभी हम बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, तो हम अपनी सीए की जर्नी नहीं स्टार्ट कर रहे, नई स्कीम को आने देंगे फिर हम जर्नी को स्टार्ट करेंगे। बहरहाल ये बहुत सारे सवालात आपके दिमाग में हैं और ये वैलिड भी हैं, कुछ इनवैलिड क्वेश्चंस हैं, कुछ वैलिड क्वेश्चंस हैं। मैं इस वीडियो में जो है वो ब्रीफली पीआरसी 2 को डिस्कस करूंगा और इसी तरह की एक सीरीज ऑफ वीडियोस इंशाल्लाह बनाऊंगा जिसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को, मुख्तलिफ बातों को, एग्जाम्शंस को, स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस किया जाए। ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी। बहरहाल अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी सवाल हो तो बिल्कुल आप मुझसे कभी भी मेरे नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस और टाइमली रिस्पांस दिया जाए। अब आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है आईकेप की वेबसाइट। ठीक है, आज जो दिन है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो है 19 जून 2025 और तकरीबन तकरीबन दोपहर के बज रहे हैं पौने एक, 12:45। ठीक है जी। आईकेप की वेबसाइट पर आईकेप ने जो है वो अपनी एजुकेशन स्कीम जो है उसकी काफ़ी डिटेल्स कुछ पिछले दिनों में पब्लिश कर दी हैं। अगर आप स्टूडेंट्स टैब पर जाएंगे वहां पर आपके पास ये स्टडी रिसोर्सेज लिखा हुआ आ रहा होगा। स्टडी रिसोर्सेज में जाकर अगर आप स्टडी रिसोर्सेज एजुकेशन स्कीम 2025 पर क्लिक करते हैं तो आपको मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मिलते हैं। हर डॉक्यूमेंट के आगे न्यू लिखा हुआ आ रहा होगा, यानी कि ये कोई नया डॉक्यूमेंट है और इसमें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम के हवाले से डिटेल्स हैं। फिर एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है जिसमें क्यूएटी टेस्ट यानी कि जो एंट्री टेस्ट होता है सीए का, और ये सबको नहीं देना होता, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है उस पर आपको देना पड़ता है। और जो प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज यानी कि पीआरसी का लेवल है उससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, कुछ एग्जाम्शंस के हवाले से चीज़ें हैं और कुछ और दीगर डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। आज हम जो चीज़ डिस्कस करते हैं हम ये डायरेक्टिव 1.20 डिस्कस करते हैं। अगर मैं डायरेक्टिव 1.20 में आता हूँ इसमें भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़कर डिटेल्स को समझ जाते हैं और कुछ बच्चों के लिए हमें जो है वो इसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। ये पूरा डॉक्यूमेंट 22 पेजेस का है और 22 पेजेस को मैं इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर रहा, मैं इसको स्प्रेड करूंगा, मैं इसको ब्रेक करूंगा। ये डॉक्यूमेंट आईकेप ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। ये एक पब्लिक इंफॉर्मेशन है अब, यानी कि हर स्टूडेंट, हर टीचर, हर वो बंदा जो आईकेप की वेबसाइट पर जा सकता है वो इस डॉक्यूमेंट को देख भी सकता है। अब अगर मैं इस डॉक्यूमेंट में आज के एजेंडा के हिसाब से, इस वीडियो के एजेंडा के हिसाब से क्वांटिटेटिव मेथड्स की बात करूं, अच्छा मैं हर सब्जेक्ट की बात करूंगा अलग अलग वीडियोस में ताकि आप चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकें। कुछ चेंजेस फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग यानी कि जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर है उसमें भी आए, इस पर भी मेरी वीडियो आने वाली है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर बिजनेस, पीआरसी 2 का नया नाम हो गया है क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर बिजनेस। अच्छा, 3 पेपर्स होंगे पीआरसी के। तीसरा जो पेपर है वो बिजनेस एंड इकोनॉमिक इनसाइट्स है। इफेक्टिवली ये आईटीबी और इकोनॉमिक्स के कोर्स को मिलाकर बनाया गया है। बहरहाल अगर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर बिजनेस जो है इसकी बात करें तो एज पर न्यू सिलेबस क्या होगा, एज पर न्यू सिलेबस इसमें आपके 4 सिलेबस रेफरेंसेस हैं, 4 सेक्शंस हैं, 4 हिस्से कर दिए गए हैं। पहला हिस्सा है बेसिक मैथमेटिक्स का। आईकेप ये कहते हैं कि इस पे 20 से 25 घंटे लगाओ और 20 से 30 मार्क्स इसकी वेटेज होगी। फिर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, आप जानते हैं मशहूर ज़माना टॉपिक है।
और ये टॉपिक जो है वो आपकी सीए करने के बाद भी ध्यान नहीं छोड़ता, और इस पर मेरा भी बहुत ज़्यादा फोकस होता है। और मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि इस टॉपिक के हर लेक्चर को बहुत एहतियात से देखें, एक एक चीज़ नोट करें, कॉम्प्लेक्स भी है कहीं कहीं। अगेन 20 से 25 घंटे इस पे लगाएं और 20 से 30 मार्क्स वेटेज होगी। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस 30 से 35 घंटे लगाएं, 30 से 40 मार्क्स वेटेज होगी। प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज 10 से 15 घंटे इस पर लगाएं और 10 से 20 मार्क्स की वेटेज होगी। स्टूडेंट्स का एक मेन कंसर्न जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है वो ये होता है कि क्या सर सिलेबस में कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं, क्या कोई बदलाव है या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ वही प्रोडक्ट है, नए पैकेट में उसको बेचना शुरू कर दिया। इन सादा अल्फाजों में हम ऐसे ही कहेंगे। तो हम जो चीज़ यहाँ पर हाईलाइट करने लगे वो है सिलेबस में जो चेंजेस हैं। अच्छा, ये की एग्जामिनेबल टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज में आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए, रेलेवेंट रखने के लिए और की पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए पूरा सिलेबस रीड नहीं करूंगा, आपको हाईलाइट कर बता दूंगा कहाँ कहाँ सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। Solve two variable simultaneous linear equations and interpret graphs of linear equations and solve quadratic equations। ये आपके सिलेबस में पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 अभी भी एग्जिस्ट करता है, अभी भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, और इसमें किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं पाया जाता। थर्ड है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, प्रॉफिट, सेल्स रेवेन्यू एंड सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस। ये पहला मेजर चेंज है मेरे हिसाब से सिलेबस का। पहले भी ये चीजें इंक्लूडेड थी, लेकिन ये चीजें जो है वो चैप्टर नंबर 1 का हिस्सा होती थी, और सिलेबस में ब्रेक इवन एनालिसिस इस तरह से इतने प्रोमिनेंट तरीके से शायद हाईलाइट नहीं हुआ होता था। ये वाला पॉइंट मैं समझता हूं कि अब जो आपके नए सिलेबस के हिसाब से अटेम्प्ट्स होंगी उसमें ज़्यादा टेस्ट होने के चांसेस हैं। अगेन ये मेरा एक ओपिनियन है पर्सनल, और उसकी रीज़न ये है कि जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है अब वो ग्रुप ए से ग्रुप बी में चला जाएगा। पहले आप ये चीज़ें कैफ 3 में पढ़ लिया करते थे, अब ये एक अर्लियर स्टेज पर हाईलाइटेड पोर्शन जो मैंने शो किया है, इसकी टेस्टिंग मैं समझता हूँ कि एक ज़्यादा हद तक हो रही होगी। साथ में ये एक नई चीज है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट। अच्छा, इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं आपके एएफसी। जब पीआरसी से पहले एएफसी होता था आईकेप का, तो उसमें शामिल होते थे मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रॉफिट्स, और इससे कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट पर आना है, किस तरह से आपने जो है वो ये देखना है कि कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। ये ऐसा एरिया है कि जो आप कुछ हद तक मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स जो है अपने इकोनॉमिक्स के कोर्स में भी पढ़ते हैं, और ये इंडस्ट्री वाइज भी इम्पॉर्टेंट एरिया है। डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटीज, कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। सिलेबस का भी नया एडिशन है, और मैं समझता हूँ कि इसकी टेस्टिंग होगी, इसलिए क्योंकि जब हमारे पास एएफसी या मॉड्यूलर सिस्टम होता था तो इसमें इस टॉपिक से एक सवाल, या इस एरिया से या इन कॉन्सेप्ट से बनाया हुआ एक सवाल जनरली आपके पेपर में पाया जाता था। अब सर इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? इसकी प्रैक्टिस के लिए आप पुराने जो मेरे हैंडआउट्स हैं, प्रैक्टिस मटेरियल हैं, एएफसी और मॉड्यूल ए जब क्यूएम होता था तब के जो पास पेपर है उससे आप अच्छी प्रैक्टिस हासिल कर सकते हैं, और साथ में मुझे कंसल्ट कर लीजिएगा, मैं आपको प्रैक्टिस मटेरियल बिल्कुल दे दूंगा। ये एक ऐसा एरिया है जो एक नया एरिया आप कह सकते हैं होगा। आइडेंटिफाई द अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड अप्लाई इन रेलेवेंट बिजनेस सिचुएशंस, ये अभी भी आपके सिलेबस में एग्जिस्ट करता है। फॉर्मुलेट अ सिस्टम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर अ बिजनेस प्रॉब्लम, ये अभी भी आपके सिलेबस में एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिफाई कंस्ट्रेंट्स, feasible region, cost minimization और profit maximization function, no feasible solution using linear programming। ये चीजें अभी भी आपके सिलेबस में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो नई वेटेज है 20 से 30 मार्क्स आपके इधर से आके अपने पूछने हैं। देखिए यहाँ तो बी शुरू हो रहा है ना, ए यानी कि इन 8 टॉपिक से, ये जो ग्राफिकल सोल्यूशन है लीनियर प्रोग्रामिंग का, इन 8 टॉपिक से आईकेप ने आपके 20 से 30 मार्क्स पूछने हैं। अब जनरली जो शुरू के 3 पॉइंट्स हैं, सॉरी शुरू के जो 2 पॉइंट्स हैं वो बहुत ही सिंपल है, वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो मैं समझता हूं कि पॉइंट नंबर 3, ये मेरा अगेन पर्सनल ओपिनियन है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन वेरियस अदर फैक्टर्स। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 7 एंड 8, मैं समझता हूं कि सेक्शन ए में आपको ये चीजें जो है वो बहुत अच्छे से करनी चाहिए, 3, 4, 7 एंड 8।
और ये आपका एक बेसिक मैथ्स का एरिया आईकेप ने कहा है, इससे मैं 20 से 30 मार्क्स आपके पेपर्स में पूछा करूंगा। फिर आ जाते हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पर। अप्लाई सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट on a single or a series of payments to find the interest amount and future values. Apply discount rate on a single series of amounts including perpetuity to find out the present values. Understanding how financial mathematics is used for investment appraisal. अच्छा, पहले दो पॉइंट्स तो अभी भी सिलेबस में आप कंपाउंडिंग करते हैं, डिस्काउंटिंग करते हैं, डिस्काउंट रेट ढूंढते हैं, फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, परपेचुइटी समझते हैं, ऑर्डिनरी एनविटी समझते हैं, एनविटी ड्यू समझते हैं, ये अभी भी सिलेबस में मौजूद है। अब यहां पर जो चीज आ रही है, अंडरस्टैंडिंग हाउ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स इज यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आपको कैफ लेवल पर पढ़ाया जाता है। इसमें यह डिस्कस किया जाता है कि अगर हमें फॉर एग्जांपल कोई नॉन करंट एसेट खरीदना है, तो उसको खरीदने के लिए आप किस तरह से डिसाइड करोगे कि वो उसको खरीदना आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अब यहां पर ये सिलेबस में ये पॉइंट हाईलाइट कर दिया गया है, इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब कि शायद आईकेप यहीं पर आपसे पीआरसी लेवल पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की डिस्कशन करना चाहता है और ये जानना चाहता है कि क्या आप प्रोजेक्ट्स को अप्रेज कर सकते हो या नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार, बेहतरीन एरिया है, मार्क्स गेनिंग एरिया मैं कहता हूं। लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, आप अपनी जिंदगी में इस तरह के डिसीजंस ले रहे होंगे। जब आप प्रैक्टिस में होंगे तो कंपनीज के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं। पेबैक पीरियड का कैलकुलेट करना एक नया एरिया है। पेबैक पीरियड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एक तरीका होता है और उसका इंट्रोडक्शन आईकेप यहां पर दे रहा है। एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स ऑब्टेन, इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप ये भी देख रहे हैं कि इसके साथ P2 लिखा हुआ है। अब सर ये T1 P2 ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये मैं एक सेपरेट लेसन में आपसे डिस्कस कर लूंगा। लेकिन जहां पर यहाँ ये जो है ना आपके पास टेस्टिंग लेवल्स की और उसके बाद जो है वो प्रोफिशिएंसी लेवल्स जो हैं, उसकी एक आपको जो है गाइडलाइन दी हुई है कि ये होते क्या है। ये आपको ये बताते हैं कि भाई आप सिंपली सिंपल टर्म्स में ये समझ लें, आपको ये पता चल रहा होगा इससे कि ये टॉपिक जो है ना वो कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, कितना ज्यादा ग्रेविटी तक पूछा जा सकता है या कितना डिटेल में पूछा जा सकता है। कैलकुलेटिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ प्रोजेक्ट, ये दोनों चीजें भी हमारे पास अपने मौजूदा सिलेबस में पाई जाती हैं। अगेन आईकेप ने क्या बोला है, आईकेप ने बोला है कि मैं 20 से 30 मार्क्स इस एरिया से पूछूंगा। 20 से 30 मार्क्स इस एरिया से पूछने का मतलब भी कि एक सिग्निफिकेंट एरिया है यह आपके सिलेबस का। फिर आ जाते हैं हम पार्ट सी पर। फिर आ जाते हैं हम पार्ट सी पर। पार्ट सी में लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस। अच्छा, देख लेते हैं कि आईकेप के हिसाब से ये होना चाहिए 30 से 35 घंटे टाइम की इन्वेस्टमेंट। मार्क्स होने चाहिए 30 से 40 मार्क्स। ठीक है, यानी कि ये एक हाई मार्क्स एरिया है। उसकी रीजन भी है कि इसका कंटेंट बहुत ज्यादा है। क्या क्या है भाई इसमें? कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन, सैंपल, सैंपल सिलेक्शन, डेटा कलेक्शन मेथड्स, डेटा एंड इट्स टाइप्स एंड डिफरेंट वेज टू प्रेजेंट डेटा, बिल्कुल हम जानते हैं इसको। समराइज एंड प्रेजेंट द डेटा बाय यूजिंग डिफरेंट एरेज, चार्ट्स, ग्राफ्स एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, ये अभी भी सिलेबस में मौजूद है। कैलकुलेट वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, ये अभी भी सिलेबस में मौजूद है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ये अभी भी सिलेबस में मौजूद है। Discuss the index numbers and its types. Calculate various weight and unweight index numbers and interpret the results. अभी भी syllabus में मौजूद है. Discuss the practical applications of index numbers such as concept of inflation, purchasing power, real and nominal wages. अभी भी syllabus में मौजूद है. Explain scatter diagram. Explain the concept of regression lines and their use. Calculate a linear regression line of best fit using these squares and use it for forecasting. और आखिरी है कैलकुलेट एंड डिस्कस कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। तो ये सारी चीजें जितनी भी यहाँ पर मेंशन है, ये आज भी आईकेप के सिलेबस का हिस्सा है। कोई इसमें नई एडिशन नहीं है। इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए आपको जो डिजायर्ड टाइम लिखा हुआ है, उतने ही टाइम में ये इंशाल्लाह ताला आपसे कवर हो जाएंगे और ये आपका एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस का एरिया बनता है। अब आ जाते हैं हम आखिरी एरिया पर।
अच्छा सर, यहाँ पर हमें क्या सिलेबस में से कोई चीज डिलीट हुई है, क्या कोई चीज रिमूव हुई है, ऐड हुई है? वो तो आपने हाईलाइट करवा दी। तो पार्ट डी को डिस्कस कर कर हम ये भी देखेंगे कि क्या कोई चीज ऐसी है जो पिछले सिलेबस में होती थी और यहाँ नहीं मिल रही, यहाँ नहीं नजर आ रही, ऐसा कुछ है क्या? प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज का एरिया है, और अगेन ये 10 से 15 घंटे आपने देने हैं, 10 से 20 मार्क्स का एरिया है। इसमें क्या है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एंड सिलेक्शंस फ्रॉम अ सेट ऑफ डेटा यूजिंग काउंटिंग टेक्निक्स। काउंटिंग टेक्निक्स अभी भी आपके सिलेबस में मौजूद है। डिस्कस एंड कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। प्रोबेबिलिटी की जो मुख्तलिफ टेक्निक्स है, हाइपरजोमेट्रिक है, पॉइजन है, बाइनोमियल है, नॉर्मल है, ये अभी भी आपके सिलेबस में मौजूद है। अंडरस्टैंडिंग एंड बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल, हाइपरजोमेट्रिक एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी आपसे पूछी जाएगी बिजनेस एप्लीकेशन। अंडरस्टैंडिंग एंड द बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इफेक्टिवली वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, काउंटिंग टेक्निक्स वाला जो एरिया है वो ये सारा बनता है। कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड इट्स यूज इज इन बिजनेस प्रॉब्लम्स। अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यूज और डिसीजन ट्रीज और एक्सपेक्टेड वैल्यूज को कैलकुलेट करना, ये आपके करंट सिलेबस में इतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर P2 लेवल पर और ये मेंशन कर दिया गया है, तो मुझे लगता है कि इसकी एक ज़्यादा टेस्टिंग होगी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सिलेबस में, आप नोट करेंगे कि क्या यहाँ पर जिस तरह से पिछले सिलेबस में हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता था, काय स्क्वायर टेस्टिंग होता था, सैम्पलिंग एंड इट्स एस्टिमेशन का एरिया होता था, क्या वो आपको नजर आया? नहीं नजर आया। इसका मतलब करंट सिलेबस के आखिर के आप कह सकते हैं 2-3 जो टॉपिक्स हैं वो आईकेप ने सिलेबस से हटा दिए। उसकी जगह पर जो एडिशन किया है वो एक तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टेस्ट होगा। इसके अलावा ये जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और इससे रेलेवेंट पेबैक पीरियड वगैरह है, ये टेस्ट होगा। और यहाँ पर जो ये इन्होंने कॉस्टिंग का एक छोटा सा पोर्शन डाल दिया है, और ये कॉस्टिंग से ही रेलेवेंट कुछ कॉन्सेप्ट डाल दिए हैं, ये ज़्यादा टेस्ट होगा। सो इन कंक्लूजन कुछ टॉपिक्स की एडिशन भी है। अच्छा, ये आगे कुछ स्पेसिफिक एग्जामिनेबल नॉलेज रेफरेंस वगैरह पॉइंट्स होते हैं कि इन चीज़ों का आपने अच्छे से पढ़ना है, तो ये देख लीजिएगा। लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो कुछ टॉपिक्स की जो है वो डिलीशन हुई है, रिमूव हुए हैं लॉजिकली। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, काई स्क्वायर टेस्टिंग का रियल वर्ल्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इतना ज़्यादा यूजेज नहीं होता अनलेस एंड अनटिल आप बहुत एक स्पेसिफिकली स्पेशलाइज्ड टाइप पर जा रहे हो। हम में से या जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स होते हैं उसमें से बहुत सारे ऑडिट फर्म्स में रहते हैं। ऑडिट फर्म्स में रहने वाले जिंदगी भर, कभी कभी पूरी जिंदगी काई स्क्वायर टेस्टिंग नहीं करते। हाँ, अगर आप कहीं रिस्क और हाई लेवल के रिस्क एनालिसिस वगैरह पर जाते हो तो हाइपोथेसिस का स्क्वायर टेस्टिंग की ज़रूरत आती है। तो क्योंकि वो बहुत रिमोट एरिया है, उसको सिलेबस से हटा दिया गया है, और वो एरिया जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली टेस्ट होता है उसको सिलेबस में ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मैंने इस स्पेसिफिक पेपर का आपसे एक अच्छा डिस्कशन किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि इस वीडियो को देखने से आपको फ़ायदा हुआ या नहीं। आपके तमाम सवालात व्हाट्सएप पर आंसर किए जाएंगे। मेरे नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप जो है वो मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी सबको आंसर करें। अगली वीडियो में हम एक और नया सिलेबस, उसके एडिशन डिलीशन को हाईलाइट करेंगे ताकि आपका फ़ायदा हो और आपको जो नई एजुकेशन स्कीम आ रही है उसकी वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला नॉलेज हासिल होती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और साथ में व्हाट्सएप पर भी बहुत तंग करिएगा। कोशिश ये होती है कि इंडिविजुअली मैं हर बच्चे को रिप्लाई करूँ। ड्यू टू टाइम लिमिटेशन शायद मैं सबको वक्त पे रिस्पॉन्स ना कर पाऊँ, लेकिन कोशिश पूरी होगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।